तो पर्यावरण के इस लेक्चर में हम देखेंगे पारिस्थितिकी और पारितंत्र तथा खाद्य श्रृंखला के संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs जो पूछे गए हैं UPSC, UPPCS और सभी राज्य संघ लोक सेवा आयोगों में। सबसे पहले हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना या सबसे पहले ये टर्म जो इस्तेमाल किया गया था वो 1935 में A.G. टांसले द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सर्वप्रथम शब्द A.G. टांसले तंत्र इकोसिस्टम। तो प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को प्रकृति की नेचर की एक का फंक्शनल यूनिट के तौर पे जाना जाता है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी जैविक अजैविक तत्व होते हैं वो आपस में क्रिया करते रहते हैं। जैसे आप हैं तो आप भोजन करते हैं, आप जीवित हैं और अजैविक भोजन करते हैं, सांस लेते हैं। तो जीव और अजीव के बीच में एक क्रिया होती रहती है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक कार्यात्मक इकाई है। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? ये लिखा है कि यह एक बंद तंत्र होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो एक खुला तंत्र होता है। क्या? खुला होता है। जैसे मान लो तो एक पारिस्थितिकी तंत्र है तालाब और उसके पीछे खेत या बगल में आसपास है खेत। तो तालाब की से जो पानी वाष्पित होगा वो आसपास के हवा के माध्यम से इस नमी खेत में भी पहुंचाएगा। तो जरूरी नहीं कि एक तंत्र से दूसरे तंत्र में या दूसरे तंत्र से एक तंत्र में पदार्थ और जीवों का आदान प्रदान नहीं होगा। यहाँ के कीट यहाँ से कुछ लेंगे और यहाँ के जीव जंतु यहाँ से कुछ लेंगे। ठीक। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घट जाती है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रथम पोषक स्तर यानी कि स्वपोषी में ऊर्जा की मात्रा 100% है तो दूसरे पोषण स्तर यानी जो शाकाहारी हैं उसमें केवल 10% ही रह जाएगी। तो हर पोषण स्तर में ऊपर जाने पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। और कितनी घटती है? उसकी 90% कम हो जाती है, यानी केवल 10% जाती है। ठीक। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा घटती है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी तंत्र जो था सिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी A.G. टांसले 1935। किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी यानी जैविक तथा वातावरण में उपस्थित जैविक घटक और अजैविक घटक संयुक्त रूप से क्या निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। ये जो पारिस्थितिकी का तंत्र निर्मित होता है उसमें जैविक और अजैविक दोनों आपस में मिलके एक तंत्र बनाते हैं। वन, तालाब, खेत में कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? तो खेत है। ये खेत जो पारितंत्र है ये मनुष्य अपने अनुसार इसको डिसाइड करता है कि खेत में कौन सा जैविक तत्व डालेंगे, कौन सा अजैविक तत्व होगा, है ना। गेहूँ होगा या सरसों होगा या आलू होगा या कुछ नहीं होगा। तो खेत एक कृत्रिम पारितंत्र है जबकि तालाब और वन प्राकृतिक। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप हैं प्राथमिक उत्पादक। तो ये भी उत्पादन की श्रृंखला में पढ़ेंगे। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, ऐसा इकोलॉजी इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम जहाँ पे जीवों की विविधता अधिक हो यानी जैव विविधता अधिक हो वो स्थिर होता है, बहुत ज़्यादा स्थिर होता है। इसको ऐसे ढंग से समझ सकते हैं कि जिस पारिस्थितिकी तंत्र में जितने अधिक प्रजाति होंगी, ठीक, उसका विलोपन उतना कम होगा, वो उतना स्थिर होगा। मतलब कैसे आप समझेंगे कि अगर किसी मैनेजर के पास ढेर सारे कर्मचारी हैं और हर तरीके के कर्मचारी हैं तो वो मैनेजर सारा काम अच्छे से करवा लेगा, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे जैसा काम कोई और कर देगा, तो ये नहीं कर पाएगा तो कोई और कर देगा। तो हर तरीके के लोग उसके पास हैं तो उसका इस कंपनी स्टेबल रहेगा, उसमें स्थिरता अधिक रहेगी, उसमें ऊंच नीच नहीं होगा ज़्यादा। ठीक। तो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर कौन है? समुद्री
पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि यहाँ पे जीव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत विविध प्रकार के होते हैं। अब कह रहा है वन, झील, धान के खेत, घास के मैदान में कृत्रिम पारितंत्र कौन है? तो आप खेत पढ़े हैं, ठीक। घास स्थल, वन, मरुस्थल का उदाहरण है स्थलीय पारितंत्र के। तो पारितंत्र को वैसे दो तरीके में बांटा जाता है, एक स्थलीय और एक जलीय। या तो आप मांगेंगे कृत्रिम और प्राकृतिक, और या तो आप बांटेंगे स्थलीय और जलीय में। तो ये सब स्थल के हैं, घास स्थल। झील, नदी, समुद्र, तालाब, ज्वार, नदमुख, ये सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये तो गलत हो गया, निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये तो बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है जिसमें कोई मानव क्या छोड़ दो, गाय, पशु, पक्षी, कोई भी अगर क्रिया करता है तो वातावरण प्रभावित होगा ही होगा। गाय आई और घास था चर गई तो प्राथमिक उत्पादक खत्म हो गए, या वहाँ पे गोबर कर दी तो ढेर सारा वहाँ पे अजैविक कार्बनिक पदार्थ मिल गया, ह्यूमस मिल गया। तो मानव की क्रियाओं से तो वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र आपस में निर्भर होते हैं, जैसे भाई तुम गए और गाय से दूध लिए, गाय को चारा दिए, तो एक दूसरे में आपस में निर्भर होना, कुछ भी तुम अकेले नहीं कर सकते हो। पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी अवयव अकेले कुछ नहीं करता। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, तो हम रिकैप करते हैं। एजी टांसले ने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम नाम दिया। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यात्मक इकाई है, जलीय तथा स्थलीय प्रकार की होती है। जैसे जलीय में क्या आएगा? तालाब, झील, समुद्र, नदी। स्थलीय में क्या आएगा? घास के मैदान, पहाड़, पठार, रेगिस्तान। सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर निर्माण करते हैं, एक ऐसा तंत्र बनाते हैं इकोसिस्टम जो इसमें जीव भी होता है और अजीव भी होता है। यह तंत्र खुला होता है, मतलब कोई पारिस्थितिकी तंत्र बंद नहीं होता है कि आपस में उसका पर्यावरण से कोई लिंक नहीं होगा। पोषण स्तर पर ह्रास 10% का होता है, मतलब 10% का ह्रास नहीं होता, 10% एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव होता है। अंतर निर्भरता होती है, जीव जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र में अंदर होते हैं या अजीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कृत्रिम तथा प्राकृतिक प्रकार का होता है, प्राकृतिक में आता है जैसे वन, पहाड़, नदियाँ, झील, समुंदर। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बढ़िया उदाहरण है खेत, खेत के मैदान। स्थलीय और जलीय आप जानी गए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? या खाद्य जाल, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें दो चीज़ पढ़ना है, पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी में कौन आते हैं? जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, या फिर समुद्र में प्लवक। तो ये समुद्र में प्लवक बनाते हैं और यहाँ पे हरे पेड़ पौधे। और परपोषी में जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे मनुष्य या मांसाहारी जीव या शाकाहारी जीव। दो आते हैं, शाकाहारी, या तो ये शाक खा लेंगे और या तो मांस खाएंगे, मांसाहारी, ठीक है। और एक आते हैं मनुष्य में, तो वो आते हैं सर्वाहारी, जो सब खाते हैं। तो अब इसी के स्तर पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, इन्होंने क्या कहा था कि जो स्वपोषी होते हैं, आप ऐसे समझिए कि एक पोषण स्तर बनता है। क्या बनता है? पोषण स्तर। तो सबसे पहले होते हैं उसमें स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरा पौधा। अब उसके ऊपर होता है सेकंड नंबर का, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेकंड में होते हैं शाकाहारी और थर्ड में होते हैं मांसाहारी। ये है परपोषी, ठीक। तो अब हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। 10% के नियम के तहत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होता है, ठीक है।
यानी कि पहले पोषण स्तर वाले को अगर 100% ऊर्जा मिली तो अगले पोषण स्तर पे केवल 10% ऊर्जा जाएगी और उसके अगले पोषण स्तर पे केवल 1% रह जाएगी। ठीक, यही है लिंडमैन का नियम। अगला इन्होंने कहा कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। यानी कि प्रथम, प्राथमिक मतलब फर्स्ट, तो जो स्वपोषी होते हैं सूर्य के प्रकाश से, यानी हरे पेड़ पौधे वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसको कहेंगे प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी के स्तर पर उत्पादन को कहा जाएगा द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, अब पेड़ पौधे जो बनाए उसको कहेंगे प्राथमिक उत्पादकता, पेड़ पौधे को जो खाए वो कहेंगे द्वितीयक उत्पादकता। अब कह रहे हैं खाद्य श्रृंखला में मानव किस स्थान पर है, तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। तो आप ये देखिएगा उपभोक्ता और उत्पादकता में अंतर होता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक उत्पादक है। आप यहाँ से समझिए, एक चीज है उत्पादकता, उत्पादन, उत्पादकता या उत्पादन, और दूसरा है उपभोग। तो जो पहले उत्पादन होगा फिर होगा उपभोग, ये दूसरा चरण है। उपभोग मतलब खाना खाना, उत्पादन मतलब खाना पैदा करना। तो ये जो प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक पैदा करने वाले, तो फर्स्ट पैदा करने वाले जो हैं वो हैं हरे पौधे। अब फिर आएगा सेकंड उत्पादक, तो सेकंड उत्पादक जो है उन्हें कहा जाएगा द्वितीयक उत्पादक। ये उत्पादन है शाकाहारी, जो शाक खाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ है उपभोग, तो अगर प्राथमिक उपभोक्ता कहा गया, प्राथमिक उपभोक्ता, तो यहाँ हरे पौधे नहीं आएंगे बल्कि आएंगे शाकाहारी, क्योंकि ये लोग तो पहले उपभोग हैं, ये लोग तो उत्पादक की श्रेणी में आ गए। हरे पौधे जो आ गए ये तो उत्पादक की श्रेणी में आ गए, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो कौन हो गया, ये हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए, तो ये पेड़, ये है प्राथमिक, फर्स्ट उत्पादक, उत्पादन करता है ना, उत्पादक। ये है सेकंड उत्पादक, क्योंकि ये शेर के लिए उत्पादन करता है, अपना शरीर बढ़ाता है। ये है सेकंड उत्पादक, क्योंकि हिरन ने खाया पेड़ को। ठीक, ये हो गया सेकंड उत्पादक। और लेकिन ये सेकंड उत्पादक क्या है, प्रथम उपभोक्ता बन गया, प्रथम उपभोक्ता। और ये जो थर्ड उत्पादक बनेगा, मान लेते हैं ये किसी और, इसको कोई और खाएगा अगर, तो ये सेकंड उपभोक्ता बन गया, उपभोग करने वाले में सेकंड नंबर पे। तो इसको कहते हैं पोषण स्तर। तो प्रथम पोषण स्तर, सेकंड पोषण स्तर और थर्ड पोषण स्तर। ठीक है, तो प्रथम पोषण स्तर प्रथम उत्पादक, सेकंड पोषण स्तर सेकंड उत्पादक और फर्स्ट उपभोक्ता, थर्ड पोषण स्तर थर्ड उत्पादक और सेकंड उपभोक्ता। तो आपको उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में अंतर समझ में आया होगा। अब यहीं ये समझ लीजिए कि अगर इसको मिला 100% एनर्जी, 100 किलो जूल मानते हैं, 100 किलो कैलोरी मानते हैं एनर्जी मिला, तो इसको खाने वाले को मिलेगा 10 किलो कैलोरी एनर्जी और इसको खाने वाले को मिलेगा 1 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, 10% होकर आगे बढ़ता है, केवल 10%। बाकी सब ये क्या, बाकी सब ऊर्जा पेड़ पौधे अपने अन्य क्रियाकलापों में, जैसे पेड़ बनाना, पत्ती बनाना और तना वृद्धि करना, विकास करना, प्रजनन करना, श्वसन आदि में उपभोग कर लेते हैं, केवल 10% दूसरे को देते हैं। और ये भी 10% जो हिरन पाया उसने भी अपना प्रजनन, श्वसन, अन्य चयापचयी क्रियाओं में ख़त्म करेगा और फिर केवल 1% शेर को देगा। यही कहा था लिंडमैन जी ने, लिंडमैन ने 10% का रूल। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वाहारी को। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाहारी को सबसे ऊपर स्थान मिलता है। तो प्रथम पे हो गया पौधे, सेकंड पे हो गया शाकाहारी, थर्ड पे हो गया मांसाहारी और सबसे ऊपर है सर्वाहारी। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है, तो वायु
पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य ऊर्जा। सबको प्राथमिक मतलब सबसे पहला ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों को सूरज से ही मिलता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो अपघटक किन्हें कहा जाएगा? कवक और जीवाणुओं को। ये कवक और जीवाणु करते क्या हैं? जैसे जब कोई पेड़ पौधा या शरीर मृत हो जाता है तो उन पे जाते हैं और एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं और इनका अपघटन हो जाता है। ठीक, कार्बनिक पदार्थ टूट के अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और उन्हीं को खा लेते हैं। ठीक, तो इन्हीं को कहा जाता है अपघटक। तो अपघटक कौन कौन से हैं? या कवक और जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं तथा पुनर्चक्रीकरण मतलब कराते हैं किसका? पोषक तत्वों का। तो वही कहा था कि कवक और जीवाणु जैसे लोग अपक्षय को या सड़न को तेजी कर सकते हैं, जिनसे उसका पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हो सके, वो पुनः कार्बनिक तत्वों से अकार्बनिक तत्व बन सके और फिर उसे पेड़ पौधे ग्रहण कर सकें। ठीक, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में कौन तोड़ता है? अपघटक। तो ये तथ्य एकदम याद करिएगा कि निर्जीव मतलब जब मर जाते हैं जीव, तो कार्बनिक तत्व को अकार्बनिक तत्व यौगिकों में तोड़ने का काम अपघटक करते हैं। तो इनके नाम के आगे आ है अपघटक, तो ये अकार्बन बनाएंगे, कार्बन को अकार्बन में बनाएंगे। कौन? अपघटक, क्योंकि इनका नाम आ है। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों का। तो मुख्य अपघटक के नाम याद कर लीजिए। फफूंद मतलब इनको ही कहा जाएगा कवक, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ आदि अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन है? तो चींटी है। यहाँ ची लिखा हुआ है, चींटी। ठीक, हिरण भी है, हिरण भी है, क्योंकि हिरण भी प्राथमिक उपभोक्ता है, घास खाता है। ठीक, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं कौन कौन से? शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो सबसे पहले उपभोग कर रहा है, यानी एक तो आएंगे स्वपोषी, तो ये तो उपभोक्ता होते ही नहीं है, ये तो किसी का उपभोग नहीं करते, ये खुद खाना बनाते हैं। लेकिन उपभोग करने वाला जो आता है पहले शाकाहारी आता है, जो इनका उपभोग करता है, शाक खाएगा, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक, हाँ ये है कि चींटी जो है अपघटक प्राथमिक उपभोक्ता की दोनों श्रेणी में, तो प्राथमिक उपभोक्ता भी है चींटी और अपघटक भी है। तो चींटी मरे हुए लोगों को भी खाएगी, मृत जीव पदार्थों को खाएगी, तो अपघटक की श्रेणी में आ जाएगी। और साग सब्जी जैसे गेहूं का आटा, चीनी यानी शाकाहारी भी है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता भी बन जाती है और अपघटक भी बन जाती है। तो कौन है जो अपघटक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है? तो वो है चींटी। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है? जब ये हरी घास खाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता, जब ये मांस खाएगा तो द्वितीयक उपभोक्ता। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक से प्राप्त करते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उत्पादक को खाए वो प्राथमिक उपभोक्ता बन गया। खाद्य श्रृंखला में पादप, प्लवक, घास और वृक्ष हैं, यही तो उत्पादन करते हैं। वृक्ष भी उत्पादन करेगा, घास भी उत्पादन करेगा, तो ये प्राथमिक उत्पादक बन जाएंगे। इकोसिस्टम में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या अधिक है, इनको खाने वाले शाकाहारियों की संख्या कम है। ठीक, जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है उत्पादक। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि उत्पादक यानी मान लो पौधा, अजैविक तत्व यानी खनिज, लवण, कार्बनिक पदार्थ, इन सब को लेगा और फल बनाएगा और इसको आदमी खा लेगा। तो जैविक तथा अजैविक के बीच में एक काम करेगा कौन? पौधा।
खनिज लेगा, फल बनाएगा और मनुष्यों को दे देगा। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में जंतु प्लवक, टिड्डे और गाय, ये सब देख लिए शाकाहारी हो गए। ठीक है ना। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता बन गए। शाकाहारी कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियाँ, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गई, क्योंकि पक्षी भी कीड़ा खाता है, मछलियाँ भी ये खाते हैं, जंतु प्लवक को खाते हैं। किसको खाते हैं? या तो मछलियों को खाएंगी छोटी, जो बड़ी मछलियाँ हो जाएंगी, और नहीं तो जंतु प्लवक को खाएंगे। जंतु प्लवक किसको खाएगा? पादप प्लवक को खाएगा। ठीक। तो पादप प्लवक प्राथमिक उपभोक्ता बन गया, प्राथमिक उत्पादक बन गया, और जंतु प्लवक उसका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और इसको खाने वाली मछलियाँ द्वितीयक उपभोक्ता बन गई। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होता है फाइटोप्लैंक्टन, इसी को कहा जाता है पादप प्लवक। क्या? पादप प्लवक। ये है क्या? एकदम रट डालिए इस क्वेश्चन को। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है हरे पौधे। अब ये देखिए कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। तो इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आता है हरित पादप। यही हैं हरे पौधे जो सबसे पहले पोषक स्तर के सबसे पहले स्तर पे आते हैं पोषण के। हरे पौधे हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है हरे पौधे। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो पहले घास स्थल में घास आएगा, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। तो ये हो गया उत्पादक, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। ठीक। एकदम सिंपल से रटना नहीं है। घास है तो ये पहला उत्पादक हो गया, इसने सूरज से प्रकाश लिया और खाना बना दिया, तो उत्पादक हो गया। फिर घास को खा लिया टिड्डा, ये पहला उपभोक्ता बन गया। टिड्डे को खा लिया मेढक, ये द्वितीयक उपभोक्ता बन गया। और सर्प हो गया तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती कहे जाते हैं खाना या खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ ही हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इनका जब ऑक्सीकरण हो जाता है। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल। ये कहने का क्या मतलब है? वैसे तो आप रट जानिए कि ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में हमेशा एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक। तो पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि पहले पोषण स्तर पे हरे पौधे आ गए, दूसरे पे हिरण आ गया, तीसरे पे शेर या मनुष्य आ गया। ठीक। तो हरे पौधों को जो ऊर्जा होगी वो तो खा लेगा हिरण, तो हरे पौधे से ऊर्जा गई हिरण की ओर, और हिरण को खा लेगा शेर, तो ऊर्जा गई हिरण से शेर की ओर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिरण से ऊर्जा पौधों को मिल जाएगी, कभी नहीं। इधर ऊर्जा का प्रवाह उल्टा नहीं होगा। शेर को खा लेगा हिरण तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है केवल। ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीय से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थक। तो इसी को कहते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। ठीक। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब अथवा समुद्र। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राथमिक जितने भी उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, अगर उनका जीव भार देखा जाए तो प्राथमिक वाले का सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद रहेगा द्वितीयक वालों का, और उसके बाद रहेगा तृतीयक वालों का। ठीक है ना। अब ये जीव भार का पिरामिड है जो उल्टा होता है, तो प्लवक अगर सारे समुद्र का या तालाब का प्लवक देखा जाए तो ये इनका भार कम होगा। इसके बाद जो इनको खाएंगे छोटी मछलियाँ, उनका भार और अधिक होगा।
और इनको जो खाएंगी बड़ी मछलियाँ, उनका भार और अधिक हो जाता है। तो जैव भार का पिरामिड, किसका पिरामिड? जैव भार का पिरामिड समुद्र में या तालाब में उल्टा हो जाता है। ये पूरा रटना पड़ेगा, मतलब समझ सकते हैं वैसे, लेकिन आप रट लीजिए क्या? जैव भार का पिरामिड जलीय पारितंत्र में उल्टा हो जाए। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक, ये है मान लीजिए हरे पौधे। अब इनको खाने वाले शाकाहारी, इनको खाने वाले मांसाहारी। तो हरे पौधों का भार जो होगा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा, पौधों का, पेड़ पौधों का। ठीक, फिर उनको खाने वाले शाकाहारी यानी गाय या हिरन, इनका होगा। और शेर या चीता, इनका भार तो सबसे कम होगा ना, इनके अपेक्षा तो कम ही होगा, शेर या बाघ। तो ये पिरामिड सीधा लग रहा है ना, जीव भार का पिरामिड सीधा लग रहा है। कहाँ? स्थल पे, स्थल पे, और स्थल पर सीधा, और उल्टा कहाँ है? समुद्र पे। ठीक, अब कह रहा है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जिसमें है घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा मेढक, मेढक को सर्प में डीडीटी का समावेश होने के बाद, इसको गैमेक्सिन कहते हैं, एक जीव में उसकी संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। किसमें? उस सांप में। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे लास्ट में उपभोक्ता होगा, उसमें ये जो अपशिष्ट मिलाए जाते हैं या प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण, उनका सांद्रण यानी सबसे ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन कहाँ होगा? लास्ट वाले में, क्योंकि वो सबको खाएगा। क्या होगा? घास को खाएगा मेढक, टिड्डा, तो अगर घास में डीडीटी है तो टिड्डे में गया, और सारे टिड्डों को खाएगा मेढक, तो मेढक में थोड़ा ज़्यादा पड़ गया। यहाँ टिड्डा तो अकेले था, यहाँ 2-4 टिड्डा इन्होंने खा लिया, और अकेले, यहाँ समझिए, एक था घास का पौधा। अब इस पौधे में अगर गैमेक्सिन मिलाया गया, उसको एक टिड्डे ने खाया, तो इस टिड्डे में थोड़ा सा गैमेक्सिन पहुँच गया। अब इन तीनों टिड्डों को खा लिया मेढक ने। ठीक, यहाँ भी 3 टिड्डे थे, इन तीनों को खा लिया एक किसी मेढक ने। अब इस मेढक को और इस मेढक को खा लिया एक किसी सांप ने। ठीक, तो इस टिड्डे में जितना गैमेक्सिन था 3 गुना मिलके इस मेढक को मिला, इस टिड्डे तीनों में जितना गैमेक्सिन मिला था उसका 3 गुना मिलके इस मेढक को मिला, और एक एक मेढक को 2 मेढक खाया सांप ने, तो सबसे ज़्यादा पहुंच गया सांप में। ठीक, तो किसी भी पोषण जो सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर होगा पोषण स्तर पर, पोषण स्तर पर, उसमें प्रदूषण अधिक होगा। ठीक, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने वाला प्रथम राज्य है भारत का, वो है छत्तीसगढ़। ठीक है ना। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। जो भी आपने यहाँ पढ़ा था कि जो आहार श्रृंखला में जितना आगे ऊपर होता जाएगा, उसमें सांद्रता उतनी बढ़ती जाएगी, इसी को कहा जाएगा जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। अब ये सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जंतुओं तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, क्या कहलाते हैं? वियोजक या अपघटक। तो अभी आपने पढ़ा पहले ही। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखलों के आहार द्वारा होती है, उसे कहते हैं पोषक। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। एक खाद्य श्रृंखला है, पहला जीव, दूसरा जीव, तीसरा, इसे पोषक स्तर बनता जाएगा, पहला पोषक स्तर, दूसरा पोषक स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला होती है, जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? ये एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला से होता है। तो खाद्य श्रृंखला ये है कि पहले ऊर्जा मिलेगी घास को, उससे ऊर्जा मिलेगी हिरन को, फिर उससे ऊर्जा मिलेगी शेर को। तो ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम के रूप में जिस श्रृंखला के रूप में होता है, उसी को कहा जाएगा खाद्य श्रृंखला। आखिर भोजन भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, भोजन ही ऊर्जा है।
तो उसी की श्रृंखला यानी ऊर्जा की श्रृंखला जिस क्रमबद्ध रूप में रहेगी उसी को खाद्य श्रृंखला कहेंगे। जैव मंडलीय पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, पढ़ ही लिया आपने। प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर पर, द्वितीय से तृतीय पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। 10% का नियम लगाया था। भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, सकल उत्पादकता का वह भाग है जो शाकाहारी द्वारा स्वांगीकृत होता है, 10%। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने में कितने परसेंट ऊर्जा मिलती है? 10% केवल। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो जीव से जैवमंडल तक जाना है तो पहले आएगी जनसंख्या, और फिर आएगा समुदाय, और फिर आएगा पारिस्थितिकी तंत्र, और लास्ट में आएगा भूदृश्य। इसका मतलब ऐसे समझिए, जनसंख्या किसको कहते हैं? किसी एक प्रजाति की, किसकी? प्रजाति की जितनी संख्या होती है, जैसे गाय। अब किसी घास स्थल में कितनी गाय रहती हैं वो उनकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक, तो जनसंख्या एक प्रजाति की होती है, तो कुछ मान लो 50 गाय हो गया, 50 बिल्ली हो गई, 100 घोड़े हो गए, तो सबकी जनसंख्या हो गई। इनका 100 है, इस प्रजाति की जनसंख्या 50 है, इस प्रजाति की जनसंख्या 50 है। अब समुदाय किसे कह देंगे? अब पूरे घास स्थल में जो 50 50 50 100 हैं, सबको मिला के बोलेंगे ये एक समुदाय बन गया, कम्युनिटी, जिसमें गाय भी है, घास भी है, घोड़ा भी है, ये सब हैं, तो समुदाय हो गया। अब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैव दोनों तत्व आ जाएंगे। तो घास था, गाय था, घोड़ा था, बिल्ली थी, ये तो जीवित थे, लेकिन अब मिट्टी, तापमान, ये सब जो मिल गए आपस में, मिट्टी से पोषक तत्व लेके घास का खाना, घास से गाय को खाना, गाय को से, ये सब जो तंत्र बन गया वो पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। तो ये घास पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, घास तंत्र। अब ये पूरा भूदृश्य किसे कहेंगे? अब मान लीजिए यहाँ पे है पहाड़, यहाँ के नीचे है जंगल, जंगल के बाद में बह रही है नदी, तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, नदी तंत्र, ये हो गया वन तंत्र, ये हो गया पहाड़ पारिस्थितिकी तंत्र। अब पूरा एक सीनरी क्रिएट कर रहा है, भूदृश्य या लैंडस्केप क्रिएट कर रहा है, तो ये हो गया पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। तो पहले जनसंख्या होगी किसी एक प्रजाति की, और सारे प्रजाति मिलके समुदाय बनाएंगे, जनसंख्या, उसके बाद बनाएंगे सारे प्रजाति मिलके समुदाय, और सब मिलके जीव अजीव तत्व बन के बनाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह किसने कहा था? यूजीन ओडम ने कहा था। यू तुम्हारा जीन, ओडम, ओडम यूजीन ने कहा था कि पारिस्थितिकी क्या है? ये प्रकृति की संरचना की, वहाँ की प्रकृति कैसी है और उसकी प्रक्रिया कैसी है, इसी का अध्ययन कर लीजिए तो आप जान जाएंगे पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोनोसिस, बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस कहा था कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। इन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म। गहरी कार्बन वेधशाला, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, DCO के संबंध में क्या है? तो यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम है, माने विश्व लेवल पर रिसर्च करता है, ऐसा प्रोग्राम है। पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए काम अनुसंधान करती है, तो विश्व लेवल पे इसके नाम में ही गहरी कार्बन वेधशाला है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ठीक है, तो ये माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही कथन नहीं है। तो पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये गलत है। प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाएगी अगर संसाधन अधिक हैं। अगला देख, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति संख्या में गिरावट हो जाती है तो इसकी संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो कुछ पौधों का परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण से बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ठीक, पारिस्थितिकी क्या है? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या क्या जीव और वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उन्हीं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय यानी कि बायोटिक कम्युनिटी
उनके तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या हो गई? ये इकोलॉजी जीव समुदाय और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ये ओइकोलॉजी नाम से, इस नाम से अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इससे इकोलॉजी ही नहीं बोला था इन्होंने ओइकोलॉजी बोला था। तो इनका नाम है अर्नेस्ट एनरेस्ट, ई से शुरू होता है, हैकल। तो उन्होंने क्या बनाया था? इकोलॉजी। और इकोलॉजी क्या होता है? जीव और उसके वातावरण के बीच क्या क्या संबंध है, ये बताया था अर्नेस्ट हैकल ने। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया था किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया था किसने? यूजीन ओडेन ने। ये यूजीन ओडेन ने इसके पहले भी पढ़ लिया कि पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन। प्रकृति की संरचना कैसी है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर, और उसकी प्रक्रिया कैसी है, यूजीन ओडेन ने बताया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीवों का समुदाय तथा साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। तो दो चीज़ आप समझिए। अभी आप पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम या इकोलॉजी, इसमें डिफरेंस क्या है। तो इकोसिस्टम एक पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? एक तंत्र है जिसमें जीव और अजीव तत्व मिलके ये तंत्र बनाते हैं। तो पर्यावरण के सभी तत्वों से निर्मित तंत्र को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। और इकोलॉजी क्या है? तो जीव प्लस वातावरण के मध्य क्रिया को क्या कहेंगे? ये जो मध्य क्रिया करेंगे जीव और वातावरण, इसको कहेंगे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ये शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी, लेकिन पारितंत्र का शब्द दिया था इकोसिस्टम का एजी टांसले ने। अब कह रहे हैं समुदायों का पूर्ण प्रक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। ठीक, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की कमी जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, यह किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। तो अगर एक पर्यावरण कितने प्राणियों को झेल सकता है, उसकी वहन क्षमता कहलाती है कि अधिकतर सीमा, प्राणियों की वह अधिकतम सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है बायोटिक, जैविक विभव। ठीक, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान, मतलब कहाँ वो किस स्थान पे है, का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी कर्मता। अर्थात पारिस्थितिकी कर्मता क्या होता है कि वह जीव अपने समुदाय में क्या कार्य करता है। ठीक, वो अपघटक का काम करेगा या प्राथमिक उपभोक्ता का काम करेगा या द्वितीयक उपभोक्ता का काम करेगा, तो ये कार्यात्मक भूमिका, तो उसको कहलाएगा पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। 70% से ऊपर है, ये है समुद्र, 2/3 के ऊपर। ठीक, पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्री जल होता है 97%। ठीक, तो टोटल जल का अगर कुल 100 जल है पृथ्वी पर, तो उसमें 97% जल जो है वो समुद्री जल है। ठीक, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही इनका गुर्दा कौन है? तो आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि जिसे कहते हैं वेटलैंड, क्या कहते हैं? वेटलैंड। इनको कहा जाता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का गुर्दा है, फिल्टर करते हैं ये लोग। गुर्दा आपके शरीर में क्या करता है? रक्त का शोधन करता है, वैसे ये जल को फिल्टर करते हैं।
समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? NaCl। यही लवण हम लोग घर में यूज़ करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर आप वृक्ष लगाएंगे, वन लगाएंगे, वर्षा जल का प्रबंधन करेंगे या जैव मंडल का भंडार करेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण करने में मददगार क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में। मानव गतिविधियों मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव से संबंधित। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। तो हमारे यहाँ की पारिस्थितिकी असंतुलन क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल काट दिए गए। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन बिगड़ता रहे या संतुलन बिगड़ता है उसे क्या कहते हैं? वृक्ष काटना। वृक्ष काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर। मरुद्भिद जो मरु में उत्पन्न होते हैं ऐसे जानवर। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे कहते हैं इकोटोन। तो इकोटोन किसे कहा जाएगा? जैसे मान लो ये है पहाड़, यहाँ पे इसके है वन और वन के बाद है नदी बह रही है, ठीक। तो ये हो गया जलीय पारितंत्र, ये हो गया स्थलीय में वन। तो ये तट जो है किनारा, ये क्षेत्र किनारे का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है इकोटोन। यहाँ पे कुछ जलीय जंतु भी आएंगे किनारे पे और कुछ स्थलीय जंतु भी आएंगे किनारे पे। तो इस संक्रमण क्षेत्र को जो दो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के संक्रमण पर बनता है उसको कहेंगे इकोटोन, ठीक। और यहाँ पर प्रजातियों की संख्या अधिक होगी, प्रजातियों में अधिक विविधता अधिक होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि कुछ नदी वाले होंगे, कुछ जल वाले होंगे, तो यहाँ दोनों तरह की प्रजातियां पाई जाएंगी। वे जीव जो 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल, ऐसा फाइल जो क्रो का हो और साई के क्रो का फाइल, तो वो जीव कहलाएंगे साइक्रोफाइल जो 0 से 15 सेंटीग्रेड के बीच में अच्छी। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व की उपस्थिति प्लमन तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनता है जिससे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। तो क्या होता है कि जब पोषक तत्व अधिक होंगे तो शैवाल उस पोषक तत्वों से अधिक प्लवक बनेंगे, ठीक है। और जब अधिक पलेंगे तो कहेंगे शैवाल का प्रस्फुटन हो गया। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली की मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। नहीं, ये गलत है। नीम, आम्लतास, पीपल और यूकेलिप्टस में वह जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। यूकेलिप्टस को अत्यधिक जल ग्रहण करने की शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु घोषित किया गया है। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब या दलदल। लैंटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की अधिकता होती है, वृद्धि में अधिक वृद्धि होती है। लैंटिक क्षेत्र होता है जो पानी का खुला क्षेत्र हो। लेमनेटिक स्थिर जल में के आवास में लैंटिक आवासों के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण है आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय। बहते हुए आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति या संक्रमण का क्षेत्र इकोटोन आप पढ़ ही लिए हैं। अब आप लैंटिक और लोटिक ये दो शब्द देख रहे हैं ना, लोटिक और लैंटिक।
तो लेंटिक का उदाहरण आप बहुत ध्यान से पढ़िए। लेंटिक का उदाहरण है तालाब, झील और जलाशय, और लोटिक का उदाहरण है नदी। अब समझिए, तो लोटिक हो गया बहता जल। क्या हो गया? बहता जल। इसका एग्जाम्पल हो गई नदी। और लेंटिक हो गया रुका हुआ जल। इसका उदाहरण हो गया झील, तालाब, इटीसी। ठीक, जो नहीं बह रहा है। कैसे याद करेंगे? लोटा, लोटिक, लोटता हुआ। आगे बढ़ रहा है। ठीक, अगर आगे बढ़ेगा तो लोट के आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं चल नहीं रहा लेकिन लेटा हुआ है, तो लेट के ही आगे बढ़ा। और लेंटिक, ये लैट्रिन कर रहा है। लेंटिक क्या कर रहा है? लैट्रिन कर रहा है, तो ये बैठ के यानी रुका हुआ है। ठीक, तो रुका हुआ जल क्या हो गया? लेंटिक। और बहता हुआ जल क्या हो गया? लोटिक। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में के तालाब में कवक, जीवाणु एवं फ्लैजिलेट्स के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है अपघटक का। पहले ही पढ़ चुके हैं अपघटक क्या होते हैं। जलमंडल जीवों, स्थलमंडल, जैवमंडल में कौन सा पृथ्वी का सबसे बृहद पारितंत्र है? तो जैवमंडल होगा। जैवमंडल क्या होता है कि जितने भी मंडल होते हैं उस सब में जीव पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जीव पाए जाएंगे उसको जैवमंडल कहा जाएगा। तो जैवमंडल ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा क्योंकि जलमंडल में भी जीव हैं, किसी बायोम में भी जीव हैं, स्थल मंडल पे भी जीव हैं, तो जैवमंडल सबसे बड़ा हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र के में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? भू रासायनिक चक्र। एकदम याद कीजिए कि भू माने जमीन। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जमीन में जितने रासायनिक तंत्र जमीन वाले रासायनिक हैं उनका चक्र चलता रहता है। जैसे कार्बन चक्र, कार्बन को अवशोषित मृदा में है, उसको अवशोषित किया पेड़ ने, उसका बनाया फल खाया आदमी ने, उसने कर दिया अपशिष्ट त्याग, मल त्याग, फिर वो चला गया मिट्टी में। तो भू रासायनिक चक्र क्या होता है? जैव भू रासायनिक तत्व, मतलब जीव भी होता है और जमीन भी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया था गैसीय चक्र में। तो जल चक्र को गैसीय चक्र में ओडम ने क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जैसे जल पृथ्वी पे आया, फिर इसका भाप बना तो गया बादल में, तो ये भाप बना ना, फिर इसका बारिश हो गया तो फिर पृथ्वी पे आया, फिर पेड़ों ने इसको इस्तेमाल किया मान लो, फिर उनसे प्रकाश संश्लेषण से वो वाष्पोत्सर्जन से इनका भाप बन गया। तो ये भाप बनते रहता है, इसीलिए ओडम ने कहा ये गैसीय चक्र है। पारिस्थितिकी संतुलन का संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन से। अगर आप उद्योग लगाएंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र से क्या मतलब है? पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्ययता है, यह जिस आंदोलन का नारा है, चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम अस्थायी मित व्ययता है। ठीक, मतलब कंजूसी है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना नर्मदा बचाओ। भारत, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंध एपिको आंदोलन। वो जो चिपको था ना, वही दक्षिण भारत में एपिको बन गया था। चिपको आंदोलन किससे था? मृद पादप संरक्षण से था। जीवमंडल का उदाहरण है एक खुले विवृत तंत्र का। तो खुला या विवृत, उसे विवृत कहते हैं। तो विवृत तंत्र, हर पारितंत्र खुला ही होता है। ठीक, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए स्थान में या क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है क्रमक या सीरे। क्या कहलाता है? सीरे। सीरे क्या होता है? किसी जगह पे मान लो पहले चट्टान थी। क्या थी? चट्टान। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई धीरे धीरे, फिर ये बन गई ऊपर इसकी मिट्टी। तो वहाँ पहले उठा शैवाल, फिर कुछ दिन बाद वो शैवाल मर गया, फिर उठे बड़े पौधे फूल के, फिर धीरे धीरे वो फूल मर गए, फिर बड़े बड़े झाड़ियाँ बन गई, फिर बड़े पौधे बन गए। इसी को क्रमिक, संपूर्ण क्रम है ना, क्रमिक रूप से बदलता है, एक क्रम होता है बदलने का, उसी को कहते हैं सीरे। अब कह रहे हैं कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती है। यह ऊष्मागतिकी का पहला नियम है।
तो याद कर लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स का ये पहला नियम होता है। अगर किसी ने विज्ञान पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स या फिजिक्स का, कि ऊर्जा यानी एनर्जी ना तो नया तुम बना सकते हो, ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका स्वरूप परिवर्तन हो सकता है, बस। अब गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्शीनेस ने। आपको याद होगा, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का प्रयोग खत्म किया था अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन डीप इकोलॉजी, बहुत गहन इकोलॉजी कहाँ मिलेगी? वो अर्नीनेस, अर्न कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अर्न, अर्नी, नेस, पता नहीं कौन सा नेस ये अर्न करने गए थे कि इनको बहुत डीप इकोलॉजी मिल गई। ठीक। पारिस्थितिकी संक्रमण जो भी ये बताया था कि अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट ने। बिना नेट के, ये कौन थे? बेनेट। ये बिना नेट के खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पहले पौधा था, उस पे मैंने बॉल मारी, वो मर गया, तो शैवाल से पौधा बन गया, फिर पेड़ बन गया। तो बिना नेट के खेलते थे, बॉल इनकी चली जाती थी, बार बार वहाँ पौधा उगता था, वो टूट जाता था, फिर नया पौधा और बड़ा उगता था, फिर और बड़ा उगता था। तो पारिस्थितिकी संक्रमण ये देखते थे। तो पारिस्थितिकी संक्रमण का उदाहरण कौन दिया था? बेनेट। पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना को प्रस्तावित किया था ग्रीनेल ने। ठीक। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का पदछाप, इसकी यूनिट मापने की क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक है ना। पारिस्थितिकी पदछाप होता है कि वह एक आदमी कितना भूमि, न्यूनतम कितने हेक्टेयर की भूमि के लिए उसके लिए पूरा जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, जिससे उसका काम चल जाए। अविवेकशील जीवन शैली में पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है। ठीक है। तो यह क्या बढ़ा देती है? तो पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अविवेकशील जीवन शैली अपनाएंगे तो अधिक जल खर्चा करेंगे, अधिक ऊर्जा खर्चा करेंगे, तो आपका ये जो न्यूनतम भूमि है ना, ठीक, न्यूनतम भूमि ना, वो बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा भूमि लगेगा, तो पदछाप बढ़ जाएगा। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद से आशय है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालीन क्षति। कार्बन का सामाजिक मूल्य पद, सामाजिक मूल्य क्या है? कि एक वर्ष में 1 टन CO2 उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। ठीक है, वो एक समाज उतना मूल्य देता है। अब सही सुमेलन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो रटना पड़ेगा। सबसे पहले हमने वन के जीवों का संरक्षण किया 1972 में। तो एक साल बाद हमें लगा कि ठीक है, सब वन्य जीव का संरक्षण कर दिया, लेकिन टाइगर का अलग से करना पड़ेगा, तो टाइगर 1973 में हमने चला दिया है। फिर उसके 19 साल बाद 1992 में हमको लगा हाथी को संरक्षित कर लेते हैं, और 2002 में हमको क्या लगा कि सारी जैव विविधता का ही संरक्षण कर देते हैं। ठीक। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में, पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। ये सब तो रटना है। वन्य जीव 72, पर्यावरण 86। जनजातियों अन्य पारंपरिक वनवासियों वनाधिकार अधिनियम को मान्यता कब मिली? 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में। तो वन जीव 1972, ठीक, टाइगर 1973, वन 1980, वन की सुरक्षा करेंगे 1980, ये वन पूरे वन का हो गया वो। और फिर पर्यावरण की 1986, फिर 1992 में हाथी, फिर 2002 में जैव विविधता, और 2006 में जनजातियों को वन का अधिकार थोड़ा दे दिया गया। संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा देता है, से संबंधित 1976 का एक संविधान संशोधन हुआ था।
वो ये सब काम करता है। मिलेनियम इकोसिस्टम कोई मतलब नहीं रह गया अब इसका। वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्र और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? पहले तो स्वपोषी आएंगे, फिर शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे। ठीक है, डायटम, क्रेटेशियाई और हेरिंग। तो घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन, लवणता प्रवणता हैलोक्लाइन और तापमान में परिवर्तन थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन क्या है? तापमान। हैलोक्लाइन क्या है? लवणता। और पिक्नोक्लाइन क्या है? घनत्व। अब ये होता है पोषक। समुद्री उत्प्रवाह या अपवेलिंग उत्पादकता को कैसे बढ़ाते हैं? समुद्री उत्पादकता को पोषक तत्वों को सतह पे ला देते हैं। आपने सुना होगा, मान लेते हैं ये है भूमध्य रेखा और ये है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। तो यहाँ से जाती है गर्म जलधारा जो चलती है सतह के ऊपर समुद्र के। तो जब ध्रुवों के पास पहुँचती है तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी जलधारा नीचे चलेगी। ठीक, अब ये जब ध्रुवों के पास आएगी तो धीरे धीरे हो जाएगी गर्म और ये उठेगी ऊपर। तो जब ऊपर उठेगी ये जलधारा तो नीचे तलहटी पे जमे हुए पोषक तत्वों को ऊपर लेते आएगी। ठीक, तो जब ऊपर लेके आएगी तो इसी को कहा जाता है अपवेलिंग या ऊपर उठना। तो पोषक तत्वों पे सतह पे आएगी। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म और पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। उसको कहेंगे समुद्री उत्प्रवाह या अपवेलिंग। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि समुद्र के ऊपर जो है जल, इसको वायु हटा देगी, गर्म जल को, यहाँ पोषण नहीं है। तो नीचे वाला जो ठंडी जलधारा जो पोषण से युक्त है, जो नीचे है ज़मीन पे, तो यहाँ की पोषण को उठाएगी। तो इसी को कहा जाएगा उत्प्रवाह। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र 1986 के तहत। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित किया गया था, उसने पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया जाता है, ये इस अधिनियम के द्वारा। ठीक, भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया 1986 में। यही है। अब कह रहा है कि घास स्थलों में वृक्ष की पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारणों से घास परिस्थापित नहीं हो पाती, वह क्या कारण है? तो घास स्थलों में जल की सीमा, यानी कि अगर किसी जगह पे जल उतना पर्याप्त नहीं है, मिल पा रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो वहाँ केवल घास उगेंगे, पेड़ नहीं हो पाएगा। और दूसरा कारण बता रहे हैं आग। अगर मान लो पेड़ बड़े हो भी गए तो वहाँ आग लग जाती है। ठीक है, तो जंगल पूरा नष्ट हो जाता है, तो छोटे छोटे फिर घास उगते हैं, उस पर आपस में रगड़ नहीं होती तो आग लगती नहीं। भौतिक पर्यावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले नगनीकरण होगा। अनुक्रमण का मतलब अनुक्रमण किस चरण में आगे बढ़ता है? तो पहले होगा नगनीकरण, फिर होगा प्रवास, फिर होगा अस्थापन, फिर होगी प्रतिक्रिया, फिर होगा स्थिरीकरण। तो क्या मतलब है? मान लेते हैं नगनीकरण, क्या मान लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल में कि यहाँ एक चट्टान है। ठीक, तो ये एकदम नंगी चट्टान है जिस पे कुछ नहीं है। तो अब चट्टान पे किसी ने प्रवास करके कोई आया, तो प्रवास करके आया और फिर आया स्थापन, आया तो बैठ गया, बैठ गया तो प्रतिक्रिया करने लगा, कुछ केमिकल रिलीज़ किया और रिलीज़ करके वहाँ अपना पूरा घर बना लिया। ठीक, तो पहले नगनीकरण हुआ था उस स्थल का, फिर वहाँ पे किसी का प्रवास हुआ, प्रवास पे स्थापन हुआ, स्थापन किया तो प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया से स्थिरीकरण कर दिया। 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी एफ क्लीमेंट ने। एफ क्लीमेंट है ना, इन्होंने क्या कहा कि अनुक्रमण होता है। अनुक्रमण मतलब एक स्पीसीज फिर बड़े स्पीसीज में बदलती है, फिर उससे बड़े स्पीसीज में बदलती है। तो ये एफ क्लीमेंट ने बताया था। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफ क्लीमेंट ने। वही एफ क्लीमेंट ने क्या बोला था कि एकल चरम सिद्धांत
मतलब एक प्रजाति धीरे 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 अपने चरम पे पहुंचेगी अनुक्रमण के द्वारा। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, अनुक्रमण कहलाता है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, अरे लौटता लौटता कौन जाता है, तो जाता है चलता है तो नदी। ठीक, धन्यवाद। ये खत्म हुआ हमारा पारिस्थितिकी तंत्र।